मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी सुचारू तौर पर जारी होगा। हम द्वारा जितने भी वीडियो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ रहे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज, जो आपके एक महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक है। पाठ संख्या 14, चंद्रगहना से लौटती बेर। कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल है, जिनका जन्म 1911 में हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल की ये जो कविता है, इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न भाग 2, इसलिए था क्योंकि पहले भाग में हम चर्चा कर चुके हैं। ये आपके सर का नाम है। चलिएगा, करें शुरुआत। तैयार हो जाएगा प्रश्न और उत्तर के लिए। इस विजन में डॉट 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 अधिक है। पंक्तियां नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का आक्रोश क्या है और क्यों है, बताइए। कुछ आइडिया आया? लो, उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने नगरीय संस्कृति की व्यावसायिकता पर शोभव प्रकट किया है। शोभव प्रकट किया यानी दुख प्रकट किया है। उनके अनुसार नगर के लोग व्यापार को महत्व देते हैं। व्यापारिक मनोवृत्ति वाले व्यक्ति हर वस्तु को लाभ हानि की तुलना पर तोलते हैं। वे प्रेम और सौंदर्य से बहुत दूर है। वे प्रकृति से भी कट चुके हैं। कवि इसे नगरीय संस्कृति का दुर्भाग्य मानते हैं। दुर्भाग्य, ये शब्द बना, दुर्भाग्य में ये मिलने से क्या बनेगा? दुर्भाग्य। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि गांव के लोग सीधे होते हैं, नगर के लोग व्यापारिक दृष्टि से हर चीज़ को देखते हैं। केवल उनको लाभ और हानि ही उस रिश्ते में दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 2 पढ़िएगा। सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता है? सयानी का मतलब होता है समझदार। ये बात बताकर कवि क्या कहना चाहता है? सरसों को सयानी का मतलब होता है समझदार कहकर कवि कहना चाहता है कि अब उसकी फसल पककर तैयार हो चुकी है, उसका पूरा विकास हो चुका है। कुल मिला के सरसों तैयार हो चुकी है, काटने की बारी आ गई है। फिर देखिएगा, आलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिएगा। जो आलसी है उसके मनोभावों का वर्णन कीजिएगा। आलसी अल्हड़ नाई का है, उसकी कमर लचीली है, देह यानी शरीर पतला है, स्वभाव से हठीली यानी जिद्दी है, उसने अपने शीश पर नीले फूल धारण किए हुए हैं। मानो वह सबको प्रेम का खुला निमंत्रण देकर कह रही है कि जो भी मुझे छुए मैं उसे अपना सब कुछ दे दूंगी। इसका मतलब प्रकृति का क्या कर दिया इन्होंने? मानवीकरण कर दिया है। आलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? आलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया, बताइएगा। जो आलसी है उसके लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? आलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग 2 कारणों से किया गया है। वह अपनी पतली देह के साथ साथ बार बार झूमती झुकती है और फिर से बार बार खड़ी हो जाती है। समझ गए? वह चने के खेत में हठपूर्वक अपने आप उगाई है। इसलिए आलसी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? हठीली। हठीली का मतलब होता है जिद्दी। चांदी का बड़ा सा गोल खंभा। चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? कवि की ऐसी कौन सी सूक्ष्म कल्पना है जिसका आभास इसमें मिलता है? पोखर के जल में सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे पानी के नीचे चांदी का बड़ा गोल खंभा हो। सही है ना? अरे भाई, सूर्य की किरणें आती तो सूर्य का जो प्रतिबिंब है ना, वैसे ही तो दिखाई देता है कि मानो चांदी का बड़ा गोल खंभा हो। रंग, चमक और रूप की समानता के कारण इस कल्पना में कवि सूक्ष्म ज्ञान का आभास होता है। कवि को बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान का आभास होता है। कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिएगा कि हरा जो चना होता है ना, उसका सौंदर्य कैसा होता है, अपने शब्दों में बयां कीजिएगा। हरा चना आकार में तिगना है, छोटा है। उसके सिर पर गुलाबी रंग के फूल उगाए हैं। वह फूल ऐसे लग रहे हैं
जैसे उसने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांध रखी है। इस प्रकार आज वह दूल्हे के रूप में सजकर तैयार खड़ा है। अगला प्रश्न, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ किया है? मानवीकरण मैंने आपको बताया एक अलंकार है जहां कुल मिलाकर अमानव को मानव बना दिया जाता है। अमानव को मानव बना दिया जाता है। कवि ने निम्न स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया है। ये हरा टिगना छना, बांधे मुरेटा शीश पर, मुरेटा का मतलब सापा, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा, एक तो यहाँ पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटेली, देह की पतली, नायिका के रूप में बताया ना। अरे भाई अलसी को क्या बता दिया? युवती बता दिया, तो यहाँ युवती के रूप में है। आगे सरसों के रूप में, फाग गाता मास फागुन है, कहीं पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। कुल मिला के ये ऐसे स्थानों पर उन्होंने प्रकृति का क्या बना दिया? मानव बना दिया है, प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है। कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहाँ भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है, स्पंदित कर रहा है। समझ में आ गए? ये पंक्तियाँ कहाँ हैं? चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता सुगे। ये देखो आप, सुगे का स्वर टें 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 टें। बस, और सरसों की न पूछो, इस उक्ति में बात को कहने का एक खास अंदाज है। हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और क्यों करते हैं बताइए? इस तरह की शैली का प्रयोग अत्यधिक आश्चर्य में, निंदा या भाव के अतिरेक अर्थात अति दिखाने के लिए किया जाता है, क्योंकि प्राय हम किसी भाव से इतने अधिक अभिभूत हो जाते हैं कि कई शब्द उस भाव को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तब हम शब्दों की लाचारी बताने के लिए ये कहते हैं कि उसकी तो बात ये मत पूछो। इसलिए ऊपर कहा गया क्या कि सरसों की तो बात ही मत पूछो, यानी जहाँ आश्चर्य होता है, निंदा होती है, उस स्थिति में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 और अंतिम, काले माथे और सफेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक है? बताइए, अनुमान लगाइएगा। काले माथे और सफेद पंखों वाली चिड़िया किसी महाद्रुत, महास्वार्थी, आक्रामक, क्रोधी व्यक्तित्व की प्रतीक हो सकती है। वह पैनी दृष्टि से अपने शिकार पर दृष्टि रखती है और अवसर पाते ही अपना काम कर जाती है। तो इन सब का महाद्रुत, महास्वार्थी, आक्रामक और क्रोधी व्यक्तित्व का प्रतीक है। और जैसे ये व्यक्ति जहाँ भी मौका मिलता है अपनी छाप, अपना काम कर ही जाते हैं। समझ में आ गई जी? ये थे दोस्तों आपके पूरे के पूरे अभ्यास प्रश्न चंद्र गहना से लौटती बेर, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। मुझे उम्मीद है इस कविता का भावार्थ पिछले वीडियो में समझ में आ गया होगा, और अभ्यास प्रश्न के लिए आप 2, 3, 4 बार वीडियो को बार बार पढ़िएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।